हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल सेशन में एक नया टॉपिक, कंटिन्यूएशन टॉपिक में जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे उसमें लाइट रिएक्शन पढ़ा। लाइट रिएक्शन में हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, डार्क रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ है जैसे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? ऐसे डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं रिएक्शन की जो अंधेरे में हो रही है। अंधेरे में होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है जो डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है, इस रिएक्शन का नाम इसलिए डार्क दिया गया बेटा कि इसका लाइट के प्रेजेंस अब्सेंस से कोई लेना देना नहीं है। चाहे लाइट रहे चाहे लाइट ना रहे, ये रिएक्शन चलेंगे। लाइट रिएक्शन क्यों बोला गया था उसको? तो लाइट रिएक्शन इसलिए बोला गया था कि बेटा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही क्या होता, वो रिएक्शंस चलती हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का ये मिसनॉमर है कि जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अंधेरे में चलती होंगी, नहीं। डार्क रिएक्शन का सीधा मतलब यही है बेटा कि वो रिएक्शन जो लाइट इंडिपेंडेंट हो, लाइट से कोई लेना देना ना हो। तो डार्क रिएक्शन का एक और नाम दिया जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन रिएक्शन, क्योंकि ब्लैकमैन ने ही सबसे पहले ही क्या हुआ था, इसको खोजा था। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन ने ही क्या किया था, खोजा था। और इसका दूसरा नाम है बेटा कैल्विन रिएक्शन, also known as कैल्विन रिएक्शन। कैल्विन रिएक्शन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बोला गया बेटा कि जो कैल्विन थे, इन्होंने क्या किया था, इस जो डार्क रिएक्शन को एक साइक्लिक फॉर्म में रीअरेंज किया था। इसको साइक्लिक फॉर्म में क्या किया था, उन्होंने बताया था, इसलिए इसका नाम रखा जाता है बेटा कैल्विन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं बेटा बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब क्या हुआ बेटा कि इसमें डिफरेंट रिएक्शन चलेंगी और क्या होगा बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसको कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का क्या होता है बेटा, एसिमिलेशन होता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ढेर सारे नाम इसके हैं, तो हम पढ़ते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क रिएक्शन पढ़ने में एक चीज और समझिएगा, लाइट रिएक्शन में हमें जो बाई प्रोडक्ट मिला था, क्या क्या मिला था बेटा, NADPH और क्या मिला था बेटा, ATP। इन दोनों अच्छा, ऑक्सीजन मिला था, जो ऑक्सीजन क्या था, एटमॉस्फेयर में चला गया था, गैस थी, एटमॉस्फेयर में चली गई। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा वो केवल ये दो बचा, ये तो गैस थी, गैस निकल गई। अब इनका फेट क्या है, ये कहाँ जाएंगे, क्या होगा इनका? तो बोला गया यही दोनों प्रोडक्ट ही क्या होते हैं, जाते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल में। और क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो NADPH2 और ATP ये क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। डार्क रिएक्शन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। अगर ये प्रोडक्ट हमें लगातार मिलते रहेंगे तो ये डार्क रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। जब ये प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएंगे तो डार्क रिएक्शन चलना बंद हो जाएगी। जैसे ये प्रोडक्ट मिले डार्क रिएक्शन स्टार्ट, जैसे प्रोडक्ट मिलना बंद हुए डार्क रिएक्शन स्टॉप हो गई। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है बेटा लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में होने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट बने। अगर ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। आई बात समझ में बेटा? चलिए, तो आगे अगर हम बात करें, बोला गया डार्क रिएक्शन में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, तो बोला गया 3PGA
पीजीए, ये होता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, किसका? डार्क रिएक्शन का। केल्विन साइकिल क्या? अच्छा, केल्विन साइकिल को ही बोलते हैं बेटा क्या? C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन में हम दो तरह की साइकिल पढ़ेंगे, एक C3 साइकिल पढ़ेंगे और एक C4 साइकिल पढ़ेंगे। आई बात समझ में बेटा? तो शुरू में क्या हुआ कि जब फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन की बात आई तो बोला गया कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता कौन है, एक्सेप्ट कौन करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, ठीक? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है? तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमें पता चल गया ये बनेगा। अच्छा, ये पता कैसे चला? केल्विन ने ग्रीन एल्गा, क्लोरेला और सेंडेस्मस का यूज किया था। इसमें इन्होंने कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। ये कार्बन 14 से ही हमें पता चला कि जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन में क्या हुआ बेटा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है। ये पूरी साइकिल इन्होंने इसी जो कार्बन 14 अपने पास है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसी का यूटिलाइजेशन किया था किसने? केल्विन ने। एक एल्गी पे, कौन सी एल्गी थी बेटा? क्लोरेला और सेंडेस्मस। क्लोरेला पे इन्होंने इसका यूज किया कार्बन 14 का, और जो केल्विन रिएक्शन थी इसके स्टेप को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद बताया था साइक्लिक फॉर्म में। तो देख लीजिए डार्क रिएक्शन में अगर हम बात करें C3 प्लांट में, तो C3 प्लांट में क्या क्या होता है, डार्क रिएक्शन कैसे चलती है? तो बोला गया इस डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें या C3 साइकिल की बात करें, तो C3 साइकिल के 3 फेज होते हैं। कौन कौन सा फेज होता है? एक होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है बेटा रिडक्शन, तीसरा होता है रीजनरेशन। कितने फेज होते हैं? 3। कौन कौन सा? सबसे बेटा पहले कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है बेटा रिडक्शन, तीसरा होता है रीजनरेशन। ये 3 फेज चलते हैं किसमें? कार्बोक्सिलेशन में। तो बोला गया सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं रुबिस्को। क्या बोलते हैं? रुबिस्को, रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एक्चुअली शुरू में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो इसको खोजने में बहुत टाइम लगा। पहले साइंटिस्ट इस बात पे सर्च कर रहे थे कि जो PGA है 3 कार्बन कंपाउंड होता है और CO2 1 कार्बन है, तो उनको लगा कि कोई 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा जो इस CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर, और क्या होगा? ये PGA का फॉर्मेशन कर रहा। तो बहुत साल इसी में ही चले गए कि कौन सा 2 कार्बन का कंपाउंड है। बाद में पता चला कि ये 2 कार्बन, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर 2 कार्बन का कंपाउंड नहीं है, 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसको बोला गया रिबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। RUBP की 2 एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजनेशन भी करता है, कार्बोक्सिलेशन भी करता है। इसका नाम देखा गया बेटा रुबिस्को, रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक बेटा? तो बोला गया कैसे चलता है केल्विन साइकिल, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ बेटा? RUBP, ये RUBP एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और प्रोसेस चली बेटा कौन सी? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की साइकिल चली। कार्बोक्सिलेशन के जब हुआ, कार्बोक्सिलेशन होने के बाद बेटा क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको बोलते हैं बेटा क्या? 3PGA।
क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब देखिएगा, सबसे पहले RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्रोसेस आई कार्बोक्सिलेशन का। ये कार्बोक्सिलेशन में क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या बोलते हैं इसको 3-PGA। अब क्या होता है, यहां पे 2 चीजें होती हैं, एक NADPH2 और ATP, 2 मॉलिक्यूल इसका और 2 मॉलिक्यूल इसका, ये कन्वर्ट होते हैं ADP में, और ये कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, NADP। और यहां जो रिएक्शन चलता है वो क्या होता है बेटा, रिडक्शन का। यहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक बेटा, रिडक्शन होने के बाद बना 3-PGL। क्या बना, 3-PGAL। 3-PGAL मतलब ट्रायोज फास्फेट बना यहां पे, 3 कार्बन का। इस ट्रायोज फास्फेट से सुक्रोज और स्टार्च बन जाता है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, एक स्टेप आती है रीजनरेशन का। रीजनरेशन में जो ये RUBP है, ये RUBP फिर से रीजनरेट हो जाता है और जाके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की तरह वर्क करने लगता है। इस रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, यहां पे बेटा फर्दर एक ATP कन्वर्ट होता किसमें, एक ADP में, और फिर ये क्या बन जाता है, RUBP फिर से बन जाता है। यू फुल फॉर्म होगा रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक बेटा, ये रिएक्शंस हैं किसका, C3 साइकिल का। ठीक बेटा, ये रिएक्शन किसका है, C3 साइकिल का। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, केल्विन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, केल्विन साइकिल। फिर से देख लो, हमने कहा कि जो C3 प्लांट है इसमें फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है बेटा, RUBP। कौन है, RUBP। ये 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक, 5 कार्बन कंपाउंड। ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, इनका कार्बोक्सिलेशन कराएगा। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, 3-PGA। क्या बन जाएगा, 3-PGA। अब इस 3-PGA का रिडक्शन होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, 2 मोल NADPH2 और ATP का यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन होने से क्या होगा बेटा, इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो 3-PGA है इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायोज फास्फेट 3-PGAL। पागल, ठीक है, 3 पागल। और वहां से फिर क्या बन जाएगा बेटा, सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये RUBP फिर से क्या होगा, रीजनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि फर्दर ये जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि 1 मोल
ग्लूकोज बनने में ये साइकिल कितनी बार चलती है? तो यहां पे क्या हुआ, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 बार ये साइकिल क्या होगी, चलेगी एक ग्लूकोज बनने के लिए। और 1 मोल ग्लूकोज बनने के लिए यहां पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देने वाली बात है कि देखिए 1 टर्न अगर साइकिल चलती है तो यहां पे कितना 3 ATP और 2 NADPH2 यूटिलाइज होते हैं। तो अगर ये 1 टर्न में, अच्छा 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को 6 टर्न क्या होता है, चलना पड़ता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस केल्विन साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है। 6 टर्न रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक, तो अब अगर एक तुमसे कोई पूछता है बेटा कि अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने NADPH2 और कितने ATP का रिक्वायरमेंट होगा, तो यहां पे 1 टन के लिए, तो इसके लिए 6, इसके लिए भी 6, तो और 6 CO2 चाहिए। तो हमारे पास एक चीज आ गई कि एक C3 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2, 12 NADPH2 और 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना बेटा 6 12 18, ऐसे निमोनिक्स 2 चीजें याद रखना। C4 साइकिल जब हम बताएंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे 6 12 30, ठीक है बेटा। तो अभी एक चीज याद रखना कि 1 मोल C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 एंड 12 NADPH2 एंड 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब अगर हम स्प्लिट करके बात करें तो बोला गया रिडक्शन प्रोसेस में जब 3-PGA का रिडक्शन होता है तो कितना ATP और कितना NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे याद रखना 2 NADPH2 और 2 ATP का रिक्वायरमेंट किसमें होता है, रिडक्शन में। और रीजनरेशन में एक ATP मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, तो यहां से देखो 3 ATP हो गया और 2 NADPH2 हो गया। तो याद रखना बेटा 6 12 18, 6 12 18, 6 का टेबल। तो ऐसे ये क्या होगा आपको, 1 मोल ग्लूकोज के लिए, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज, ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ये चीजें आपको रिक्वायरमेंट है। तो केल्विन साइकिल में बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही जानना है। क्या क्या जानना है, फिर से एक बार जान लीजिएगा कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, C3 साइकिल जिसको बोला गया केल्विन साइकिल, इसमें कौन है बेटा, RUBP। ठीक, 3 स्टेप होते हैं मेजर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा बेटा, RUBP CO2 के साथ क्या होगा, कंबाइंड होगा। कंबाइंड होने के बाद इस प्रोसेस चलेगी कार्बोक्सिलेशन और फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ऑफ C3 साइकिल, ठीक बेटा। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना कौन, 3-PGA, किसका, C3 साइकिल का। अब उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस होगा, रिडक्शन के प्रोसेस में ट्रायोस फास्फेट आगे यहाँ पे रिएक्शन चलेंगी और यहाँ पे बन जाता है सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, फिर रिजनरेशन होता है RUBP का और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो हमें लगता है बेटा अब आपको C3 साइकिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। NADPH2 और ATP का क्या यूटिलाइजेशन हुआ, ये बने कहाँ, यहाँ आके इनका क्या यूटिलाइजेशन हुआ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर हमें नहीं लगता है बेटा कि आपको इसमें कुछ रटने की जरूरत है। बायोलॉजी में बेटा आपको रटना ही नहीं है, पूरा एकदम
मैक्सिमम चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ता है, तो जो चीज़ें लर्न करने वाली वो हम आपको बताते रहेंगे, आप उसको लर्न करते रहिएगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं बेटा, कॉन्सेप्ट बेसिस है, उसको आपको ईजिली क्या है समझ जाना है। ठीक बेटा, ओके बेटा, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम C4 साइकिल के बारे में जानेंगे। अगर हम अभी यहाँ बता देंगे तो फिर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होने लगे। हम C4 साइकिल आपको अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।